नमस्कार। दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ मैं हूं दीपक डोभाल। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। उत्तर प्रदेश में पहले दौर में 63% से ज्यादा मतदान। 73 सीटों पर 839 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर। कई सीटों पर बहुकोणीय मुकाबला। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का साझा न्यूनतम कार्यक्रम जारी। किसानों की कर्ज माफी से लेकर युवाओं को स्मार्टफोन का वादा। बीजेपी और बीएसपी ने बताया दिखावा। शशिकला की राज्यपाल को चिट्ठी। विधायकों की परेड के लिए मांगा वक्त। पनीर सेल्वम के साथ आए 1 मंत्री और 2 सांसद। यात्रा प्रतिबंध पर अमेरिका में नया आदेश जल्द। कोर्ट की सख्ती के बाद ट्रंप का ऐलान। कहा नए सुरक्षा उपाय होंगे शामिल। हैदराबाद टेस्ट में बांग्लादेश ने दिखाया दम। 6 विकेट खोकर बनाए 322 रन। पहली पारी में अब भी 365 रन से पीछे। उत्तर प्रदेश के पहले दौर की 73 सीटों पर मतदान आज पूरा हो गया। इन सीटों पर 63% से ज्यादा मतदान हुआ है। राज्य में इस बार त्रिकोणीय मुकाबला है। सत्ताधारी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन के अलावा बीजेपी, बीएसपी और आरएलडी की भी कड़ी चुनौती है। क्या युवा, क्या बुजुर्ग, लोकतंत्र के इस महापर्व में पश्चिम उत्तर प्रदेश की जनता ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मतदान को लेकर लोग सुबह से ही उत्साह में थे। मतदान केंद्रों पर लंबी कतारें थी। Citizens of this part of UP who have shown the tone for the future phases of UP elections to come, that there will be peaceful polls and there will be high voter participation. The voter turnout, the figures, they stand at about 63% and counting. आयोग ने वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने के लिए आदर्श मतदान केंद्र बनाए थे। कुछ मतदान केंद्रों पर फूल देकर महिला मतदाताओं का स्वागत हुआ। शुरुआत में मतदान थोड़ा धीमा रहा, लेकिन दिन चढ़ने के साथ मतदान की रफ्तार तेज हो गई। पहली बार मतदान करने पहुंचे वोटरों के लिए विकास का मुद्दा अहम रहा। कुछ चुनिंदा मुद्दों को लेकर मतदान किया। सबसे पहले महिला सुरक्षा होनी चाहिए, बेहतर कानून व्यवस्था होनी चाहिए और सबसे जरूरी युवाओं के लिए नए नए रोजगार के अवसर आने चाहिए। विकास जब आ गया जिसमें तो सभी आ गए ना। विकास के लिए तो सभी कुछ चाहिए। देश की सही उन्नति के लिए अच्छे उसको चुनना चाहते हैं हम, जो हमारे देश की सही उन्नति करे। पहले दौर के मतदान के पूरा होने के साथ गृह मंत्री राजनाथ सिंह के पुत्र पंकज सिंह, कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप माथुर, बीजेपी प्रवक्ता श्रीकांत शर्मा, बीजेपी के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी, कल्याण सिंह के पौत्र संदीप सिंह, बीजेपी नेता संगीत सोम, सुरेश राणा और सांसद हुकुम सिंह की बेटी मृगांगा सिंह समेत कुल 839 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई। हर पार्टी पहले दौर के बाद अपनी जीत का दावा कर रही है। मैं कह सकता हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का विश्वास दर्शाता है और समाजवादी पार्टी जो सरकार में थी उसका विरोध भी यह दर्शाता है। काम बहुत किए हैं और जनता का संपूर्ण आशीर्वाद मुझे मिल रहा है और मैं उम्मीद जताता हूं कि चुनाव में ही जीतूंगा। आयोग ने शांतिपूर्ण मतदान के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे। हर बूथ पर राज्य पुलिस के साथ केंद्रीय बलों की तैनाती भी हुई। चुनाव के नतीजों का ऐलान 11 मार्च को होगा। उत्तर प्रदेश के इस पहले चरण के चुनाव में सबकी जुबान पर एक ही बात सुनाई पड़ती है, विकास। लेकिन विकास की सबकी अलग अलग परिभाषाएं हैं और सबके अलग अलग दल। ध्रुवीकरण हुआ है अल्पसंख्यकों में और जाटों में। अब चुनाव परिणाम इस बात पर निर्भर करेंगे कि अन्य समुदाय के लोगों के मत किस तरीके से विभाजित होते हैं। राज्यसभा टेलीविजन के लिए कैमरा पर्सन शिव कुमार के साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के शामली से अखिलेश सुमन। और इस वक्त हमारे दो सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ हैं अखिलेश सुमन मेरठ से और प्रणव नोएडा से। सबसे पहले अखिलेश जी मैं आपके पास आना चाहूंगा। आप इस वक्त मेरठ में हैं, लेकिन आपने आज शामली का दौरा किया, वहां के हालात का जायजा लिया। मैं ये समझना चाहूंगा कि 2013 का जो सांप्रदायिक तनाव था उसके बाद शामली जैसे इलाकों में, क्योंकि कई सीट्स ऐसी थी जहां पर सांप्रदायिक तनाव एक बड़ा मुद्दा रहा है, ऐसे इलाकों में किस तरह का वोटिंग पैटर्न नजर आया, लोगों में किस तरह का उत्साह था?
देखिए, एक कैराना है, शामली है, बडाना है, मुजफ्फरनगर है, इन सारे इलाकों में निश्चित तौर पे लोगों के मन में एक सांप्रदायिक जो अलगाव की स्थिति पिछले दिनों पैदा हुई थी वो मन में है और इसके कारण ध्रुवीकरण भी काफी महत्वपूर्ण बना है और खासतौर पे जो ये जाट बहुल इलाका है, जाट बहुल इलाकों में ध्रुवीकरण बना है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के खिलाफ और जो अल्पसंख्यक हैं उनके मन में समाजवादी पार्टी के पक्ष में, कांग्रेस समाजवादी पार्टी गठबंधन के पक्ष में ध्रुवीकरण बढ़ा है और उन लोगों को विश्वास है कि लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति अखिलेश यादव ने यहाँ दिखाई थी उस सांप्रदायिक तनाव के दौरान, उसमें उनको लगता है कि आगे आने वाले दिनों में भी अल्पसंख्यकों को अपनी सुरक्षा का भरोसा है। लेकिन इसके विपरीत जो जाट हैं या जो अन्य जो समुदाय हैं उनके मन में एक इस तरह की भावना है कि हम पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया, हमें उपेक्षित किया गया। तो आप समझ सकते हैं कि जब इस तरह का विभाजन होता है तो उसमें पोलराइजेशन, ध्रुवीकरण भी बहुत महत्वपूर्ण होता है और जब आप मतदान केंद्रों पर हमने देखा कि दोनों पक्ष के लोग काफी बड़ी संख्या में मतदान केंद्रों पर आए, मत दिए, लेकिन बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से, बिना किसी शोर शराबे के। और मैं कहूँ कि उत्तर प्रदेश के लिए एक बहुत ही आदर्श स्थिति थी। मैंने बागपत से लेकर कैराना और मुजफ्फरनगर सारे इलाकों में मैंने देखा कि सारे लोग काफी संयत होके जो मतदान की जो स्वाभाविक प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया में भाग रहे थे और कहीं कोई उकसावे वाली बात, भड़काव वाली बात कहीं नहीं थी। जो लोगों के निर्णय थे वो लोगों के निर्णय थे और लोगों के मन में जो बातें थी वाकई में ये शुभ संकेत है लोकतंत्र के लिए दो तरह की बातें जो चुनाव आयोग की भी तारीफ करनी होगी जिस तरह से पुख्ता इंतजाम किए गए थे। मैं चलूंगा प्रणव की तरफ। प्रणव, आप नोएडा में इस वक्त शहरी इलाकों को लेकर खासतौर पर हमेशा ये कहा जाता है कि वोटिंग को लेकर शहर के जो लोग हैं वो इतने ज्यादा उत्साहित नहीं दिखाई देते हैं बनिस्बत गांवों के, लेकिन आज आपने नोएडा आसपास जो बिल्कुल अल्ट्रा मॉडर्न इलाकों में शुमार हैं, अब वहां पर किस तरह की वोटिंग दिखी आपको? देखिए, वोटिंग की जहां तक बात है, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि नोएडा की बात करें, हालांकि गौतम बुद्ध नगर के में 3 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, नोएडा, दादरी और जेवर। नोएडा की अगर बात करें तो जो अपेक्षाकृत अगर हम इससे तुलना करें जो बाकी जो विधानसभा क्षेत्र गौतम बुद्ध नगर जिले में आते हैं उसके मुताबिक नोएडा में कम वोटिंग हुई है और बाकी 2 जो विधानसभा क्षेत्र है उसमें ज्यादा वोटिंग हुई है। लेकिन नोएडा को भी इस रूप में अच्छा संकेत माना जा सकता है कि पिछली बार जो केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा जब सांसद बन गए तो उनकी सीट पर जो नोएडा में उपचुनाव हुआ वह सिर्फ 32% पोलिंग हुई थी, यानी एक उदासीनता थी मतदाताओं के बीच में। शहरी वोटर्स हैं, हालांकि नोएडा में गांव के क्षेत्र भी पड़ते हैं, लेकिन अमूमन जो आबादी और शहरी है तो वो एक उदासीनता थी। लेकिन ये एक अच्छी बात है कि इस बार ये 32% से बढ़कर करीब 50% तक ये मत प्रतिशत गया है और बाकी जगहों से, बाकी 2 जो विधानसभा क्षेत्र है वहां से भी अच्छी वोटिंग हुई है। जहां तक राजनीतिक समीकरणों की बात है, जाहिर सी बात है कि इस बार नोएडा क्योंकि सबसे ज्यादा जो रेवेन्यू है, एक सबसे प्रोमिनेंट शहरों में से एक है, सबसे ज्यादा बिजनेस हब है, रेवेन्यू ज्यादा जनरेट होता है, इसलिए विकास के साथ साथ दूसरे मुद्दे लॉ एंड ऑर्डर या रोजगार जैसे मुद्दे वो ज्यादा हावी है। गांव और शहरों के बीच में जो विकास का असमान की कमी है। प्रणव और अखिलेश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने आज लखनऊ में दूसरी बार साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान गठबंधन के साझा कार्यक्रम का ऐलान करते हुए दोनों नेताओं ने प्रधानमंत्री पर हमला बोला। इन दोनों का मानना है कि प्रधानमंत्री को यूपी में हार का भय सता रहा है, इस वजह से वो गुस्से में विरोधियों पर अनाप शनाप टिप्पणियां कर रहे हैं। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने लखनऊ में साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गठबंधन का 10 सूत्री एजेंडा पेश किया। इस दौरान दोनों नेताओं के निशाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहे। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री की नीति ध्यान भटकाने की है और वो हर मोर्चे पर 100% नाकाम रहे हैं। रोजगार का सवाल, सिक्योरिटी का सवाल, किसानों का सवाल, इन सब सवालों में हमारे प्रधानमंत्री जी फेल हैं। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की सरकार आने वाली है। इस रिजल्ट से प्रधानमंत्री को जबरदस्त झटका पड़ेगा, उनकी क्रेडिबिलिटी पे बहुत बड़ा सवाल उठेगा, इसलिए वो घबरा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने सपा कांग्रेस गठबंधन को 2 कुनबों का मेल बताया था। अखिलेश ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका जवाब दिया। उन्होंने कहा कि 2 कुनबों का नहीं बल्कि 2 युवाओं का मेल है। अखिलेश ने प्रधानमंत्री के साथ ही मायावती पर भी तंज कसा।
उन्होंने कहा कि ये दोनों राज्य में पार्टी की जमीन खिसकते देख हताशा में हैं। कई बार लोग मन की बात करते हैं लेकिन काम की बात नहीं करते। मन की बात तो सुनने में समझ में आती है, लेकिन सभाओं में उस जिले में या उनकी सरकार की वजह से कौन सी उपलब्धि हुई है, ये बात कही जाए कि खुनबों का गठबंधन हो गया। मैं तो ये कहूंगा कि दो युवाओं को कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को साथ साथ आने का काम हुआ है। बीएसपी प्रमुख मायावती ने सपा कांग्रेस के साझा न्यूनतम कार्यक्रम को दिखावा बताया है। उनका मानना है कि राज्य की जनता अब उनके बहकावे में नहीं आएगी। बीजेपी ने भी बहुत नाटकबाजी करके देख ली है और अभी भी कर रहे हैं। ये दोनों लोग कितनी भी नाटकबाजी कर लें, अपने बढ़िया से बढ़िया चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दें, 10 सूत्रीय और सूत्रीय भी कार्यक्रम जारी कर दें, इससे उत्तर प्रदेश की जनता के ऊपर रत्ती भर भी असर पड़ने वाला नहीं है। गठबंधन के एजेंडे पर सवाल खड़े करते हुए बीजेपी का कहना है कि अखिलेश सरकार को पहले पिछले 5 साल का हिसाब देना चाहिए। तो आप जो है फोन की बात करें, लैपटॉप की बात करें, पहले जान बचानी पड़ती है, सम्मान बचाने की जरूरत है। तो इस मिनिमम प्रोग्राम जो 4.5 साल में इसको न्यूनतम स्तर पर ले आए, इसका जवाब कौन देगा? आगे की बात तो बाद है, अभी तो वोट करेंगे लोग, जनता। तो अभी अपने कार्यकाल में ये सब जो है इसका जवाब कौन देगा? कांग्रेस समाजवादी पार्टी गठबंधन के साझा एजेंडे में युवाओं को फ्री स्मार्टफोन और 20 लाख युवाओं को रोजगार का वादा शामिल है। इसके अलावा किसानों को कर्ज माफी, गरीब परिवारों को 1000 की मासिक पेंशन और शहरी गरीबों को 10 रुपए में दिन का भोजन देने का वादा किया गया है। दोनों पार्टियों ने 5 साल में हर गांव तक बिजली, पानी और सड़क पहुंचाने का भरोसा जताया है। महिलाओं को सरकारी नौकरी में 33% और स्थानीय निकायों में 50% आरक्षण देने का वादा किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उत्तर प्रदेश के बदायूं और उत्तराखंड के रुद्रपुर में रैली की। बदायूं में उन्होंने अखिलेश यादव के कामकाज पर सवाल उठाए, वहीं रुद्रपुर में हरीश रावत सरकार को घेरा। बदायूं रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य में खराब कानून व्यवस्था के लिए अखिलेश सरकार पर तीखे प्रहार किए। उन्होंने समाजवादी पार्टी सरकार पर भ्रष्टाचारियों और अपराधियों को शह देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव ने बीते 5 साल में राज्य के लिए कुछ भी नहीं किया। साथ ही सपा कांग्रेस गठबंधन पर भी तंज कसा। कल तक जो एक दूसरे के दुश्मन थे, लोहिया जी जीवन भर जी कांग्रेस के खिलाफ लड़े थे, उन लोहिया जी के चेलों ने कुर्सी बचाने के लिए उस कांग्रेस को भी गले लगा दिया। अरे भाई, चुनाव उत्तर प्रदेश का है, 5 साल आपने काम क्या किया, जरा इसका तो हिसाब दो। मोदी ने क्या किया वो जनता मोदी को जानती है, जनता 2019 में तय करेगी। इसके बाद प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड के रुद्रपुर में चुनावी जनसभा की। यहाँ उनके निशाने पर मुख्यमंत्री हरीश रावत रहे। उन्होंने हरीश रावत पर विकास की अनदेखी का आरोप लगाया। प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्य में बीजेपी की सरकार बनने के बाद ही विकास का रास्ता साफ होगा। ये पूरी देवभूमि में हरदा टैक्स सबको देना पड़ता है कि नहीं देना पड़ता है? हरदा टैक्स देना पड़ता है कि नहीं देना पड़ता है? हर किसी को दरोगा आएगा तो भी मारेगा, स्कूल में एडमिशन होगा तो भी मारेगा, दुकान में लाइसेंस चाहिए तो भी दे दो। प्रधानमंत्री ने दोनों ही रैलियों में नोटबंदी पर विपक्ष के आरोपों को खारिज किया। उन्होंने नोटबंदी को भारत का भविष्य संवारने की दिशा में बड़ा कदम बताया। साथ ही आगे भी भ्रष्टाचार, काले धन के खिलाफ कठोर कदम उठाने की बात कही। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मुलायम सिंह यादव ने आज से प्रचार शुरू कर दिया। उन्होंने आज छोटे भाई शिवपाल यादव के समर्थन में इटावा के जसवंत नगर में रैली की। शिवपाल यहां पार्टी के उम्मीदवार हैं। मुलायम सिंह यादव ने कहा कि वो चाहते हैं कि प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बने। उन्होंने कहा कि समाजवादी सरकार ने रिकॉर्ड संख्या में युवाओं को रोजगार दिया है। मुलायम ने कहा कि नौजवानों के बल पर ही पार्टी मजबूत हुई है। तो हम लोग ये मानते हैं कि ये वादा किसी करो तो सोच समझ के करो, जनता से वादा किया है तो सोच समझ कीजिए, और नहीं वादा नहीं रहेंगे तब उनको भ्रष्टाचार मानते हैं। समाजवादी पार्टी ने जो वादे किए हैं, एक बात हिंदुस्तान में यही पार्टी है
जो वायदा करती है वो पूरा करती है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्द हाजिर होंगे। एमसी मैरी कॉम सफलतम भारतीय महिला मुक्केबाज, विश्व चैंपियनशिप में 5 स्वर्ण और 1 रजत, लंदन ओलंपिक्स में कांस्य और एशियन गेम्स में कांस्य पदक विजेता। 5 फीट 2 इंच लंबी मैरी को किया जाता है दुनिया की सफलतम महिला मुक्केबाजों में शुमार। खेलों में वरिष्ठ योगदान के लिए उन्हें मिले हैं पद्म भूषण, अर्जुन अवार्ड और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। तमिलनाडु में राजनीतिक अस्थिरता का अब तक कोई हल सामने नहीं आया है। अन्ना द्रमुक महासचिव वी के शशिकला ने राज्यपाल से विधायकों की परेड के लिए समय मांगा है। शशिकला गुट के कई नेता आज मुख्यमंत्री ओ पन्नीरसेल्वम के साथ खड़े हो गए। पार्टी प्रवक्ता सी पोन्नायन ने साफ किया कि मौजूदा हालात में पन्नीरसेल्वम ही मुख्यमंत्री बनने के हकदार हैं। अन्ना द्रमुक महासचिव वी के शशिकला ने शनिवार को राज्यपाल सी विद्यासागर राव को चिट्ठी लिखी। उन्होंने राज्यपाल से विधायकों की परेड कराने का वक्त मांगा है। शशिकला ने उम्मीद जताई कि राज्यपाल संविधान और लोकतंत्र के हित में तुरंत कदम उठाएंगे। साथ ही शशिकला ने साफ कर दिया कि वो ज्यादा देर तक चुप नहीं बैठेंगी। बाद में उन्होंने रिजॉर्ट में रह रहे विधायकों से मुलाकात की। It is clear that the list of MLAs have been given to the governor. Then the governor has to take decision. Governor will definitely call our Chinnamma to take oath. That's all. इस बीच शशिकला गुट के नेताओं का पनीरसेल्वम खेमे में शामिल होने का सिलसिला भी जारी है। शनिवार को स्कूल शिक्षा मंत्री के पांडियाराजन पनीरसेल्वम के समर्थन में आ गए और ऐसा करने वाले उस सरकार के पहले मंत्री हैं। लोकसभा के 2 सांसद पीआर सुंदरम और के अशोक कुमार भी मुख्यमंत्री के साथ आ गए हैं। Every MLA is today making an assessment under whose leadership he can go out and seek votes, and she realizes that the only person under whom it can happen for AADMK is Mr. O. Pannirselvam. मुख्यमंत्री पनीरसेल्वम ने जयललिता के घर ओस गार्डन को स्मारक बनाने के लिए हस्ताक्षर अभियान शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री ने गुरुवार को इसकी घोषणा की थी। तमिलनाडु में मंगलवार से राजनीतिक अस्थिरता है। गुरुवार को शशिकला और पनीरसेल्वम ने राज्यपाल से मिलकर बहुमत का दावा भी किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। वित्त मंत्री अरुण जेटली को आरबीआई नीतिगत ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद थी। बजट के बाद आरबीआई बोर्ड के साथ बैठक के बाद उन्होंने ये बात कही। वहीं आरबीआई गवर्नर ने कहा कि बैंकों के पास अभी भी सस्ते कर्ज की गुंजाइश है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने शनिवार को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और सेबी के साथ बैठक की। वित्त मंत्री ने कहा कि बजट में घोषित इलेक्टोरल बॉन्ड की रूपरेखा जल्द ही तय कर ली जाएगी। उन्होंने कहा कि उन्हें आरबीआई से नीतिगत ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद थी, लेकिन वो केंद्रीय बैंक के फैसले का समर्थन करते हैं। Legal and the executive methodologies put in place both by the government and the RBI are in place. Now it's for individual bankers to get into the exercise of resolving each one of the pending issues. Well, all finance ministers have a perpetual desire, but at the end of the day, we all respect the decision that the RBI takes. आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल ने एक बार फिर कहा कि वो रेपो रेट में कटौती नहीं होने के बाद भी बैंकों के पास कर्ज सस्ता करने की गुंजाइश है। नोटबंदी के मुद्दे पर उर्जित पटेल ने कहा कि बैंकों की ओर से जमा किए गए पुराने नोटों की गिनती जारी है और इसके बाद ही आंकड़े जारी किए जाएंगे। Reduction has been considerably less. Given that, we feel that there is some scope for further reduction in lending rates, and if you see that for sectors such as housing, personal, etc., the reduction has been much more than for other sectors by the same bank. बैठक में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आरबीआई बोर्ड के साथ देश के आर्थिक हालात और बजट में की गई कई घोषणाओं के बारे में चर्चा की। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। आंध्र प्रदेश में चल रही राष्ट्रीय महिला संसद में आज महिलाओं की शिक्षा और आर्थिक सशक्तिकरण पर विशेष जोर दिया गया। विभिन्न क्षेत्रों की जानी मानी हस्तियों ने महिलाओं की सामाजिक सुरक्षा, यौन हिंसा और दूसरी लिंग आधारित समस्याओं पर चर्चा की।
अमरावती में चल रही राष्ट्रीय महिला संसद के दूसरे दिन महिलाओं की स्थिति और फैसले लेने की ताकत के मुद्दे पर चर्चा हुई। इसमें राजनीति, शिक्षा, मीडिया, उद्योग और सामाजिक क्षेत्र से जुड़ी महिलाओं ने अपने अनुभव और सुझाव साझा किए। Empowerment in true spirit can be secured only when a woman is able to live with basic human dignity and is not undermined or exploited on the basis of gender. What we are as individuals, what do we want, what is our relationship with tradition? Is tradition something we blindly follow, or is tradition something we interpret in new ways to create a new democratic society? इस मौके पर आंध्र प्रदेश के राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में शामिल छात्राओं को अपनी ताकत को जानने और समाज में अपनी पहचान बनाने की सलाह दी। We need to educate the girl child from birth onwards, and from every stage. It is the mother's duty, it is the parents' duty, both the mother and the father, to ensure that the girl child receives education. One is to convince your family members you are having ability. First of all, you have to convince your family members, and you must have a confidence of achieving your own goal. कार्यक्रम में कॉलेज की छात्राओं को महिला सांसदों और उद्योगपतियों के साथ बातचीत करने का मौका मिला। साथ ही समारोह का कई कॉलेजों में सीधा प्रसारण किया गया। भारतीय संविधान महिलाओं और पुरुषों को समान अधिकार देता है, लेकिन वास्तविकता में क्या महिलाओं को ये दर्जा प्राप्त है, ये एक सोचने वाली बात है। और नेशनल वुमेन पार्लियामेंट यही संदेश देने की कोशिश कर रहा है कि महिलाओं के आर्थिक उत्थान से ही देश को और सशक्त बनाया जा सकता है। अमरावती से कैमरा पर्सन सुधांशु और प्रशांता के साथ कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने देश में सामंजस्य स्थापित करने के लिए आर्थिक विषमता को दूर करने पर जोर दिया है। शुक्रवार को बेंगलुरु में द हिंदू समूह के कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि समाज में न्याय और निष्पक्षता के लिए आर्थिक समानता जरूरी है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि समाज में असमानता अर्थव्यवस्था के विकास के लिए बाधक है। उन्होंने कहा कि असमानता से सत्तावादी और विभाजनकारी राजनीति को बल मिलता है। उपराष्ट्रपति का मानना है कि बढ़ती असमानता सामाजिक और राष्ट्रीय दोनों ही स्तरों पर संघर्ष के बढ़ते खतरे को जन्म दे सकती है। Not surprising that reducing inequality is one of the UN's Sustainable Development Goals. The richest 1% in India own nearly 60% of the country's total wealth, while the top 20% commanding 80% of the country's total wealth. भारत ने ओडिशा के बालेश्वर के समुद्री तट पर इंटरसेप्टर मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। इसके साथ ही भारत ने मिसाइल तकनीक के क्षेत्र में एक और उपलब्धि हासिल कर ली है। डीआरडीओ के मुताबिक द्विसतहीय बैलिस्टिक इंटरसेप्टर मिसाइल को ईडीवी मिशन के तहत बनाया गया है। मिसाइल पृथ्वी के वातावरण से 50 किलोमीटर दूर ही दुश्मन के मिसाइल हमले को नष्ट करने में सक्षम है। इसके साथ ही ये मिसाइल ऑटोमेटेड ऑपरेशन, रडार आधारित और ट्रैकिंग सिस्टम तकनीक से लैस है। ये मिसाइल कंप्यूटर नेटवर्क की मदद से डेटा की गणना कर बैलिस्टिक मिसाइल हमले का पता लगाकर उस पर जवाबी हमला करने में सक्षम है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो अगले हफ्ते प्रवासियों से जुड़े एक नए आदेश पर हस्ताक्षर करने के बारे में विचार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि नए शासकीय आदेश में सुरक्षा उपाय शामिल होंगे। एयरफोर्स वन विमान में संवाददाताओं से बातचीत में राष्ट्रपति ट्रंप ने यकीन जताया कि यात्रा प्रतिबंध पर कानूनी लड़ाई वो जीत लेंगे। सिएटल कोर्ट के बाद अपीलीय अदालत ने भी ट्रंप प्रशासन के साथ मुस्लिम देशों के लोगों की यात्रा पाबंदी संबंधी आदेश पर रोक को बरकरार रखा था। इसके बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मामले को सुप्रीम कोर्ट ले जाने की बात कही थी। हैदराबाद टेस्ट के तीसरे दिन बांग्लादेश के बल्लेबाजों ने बेहतरीन खेल का प्रदर्शन किया। पूरे दिन के खेल में भारतीय गेंदबाज सिर्फ 5 ही विकेट ले सके। खेल खत्म होने तक बांग्लादेश ने पहली पारी में 6 विकेट के नुकसान पर 322 रन बना लिए थे। हालांकि अभी बांग्लादेश भारत की पहली पारी के 365 रन से पीछे है। स्टंप्स के समय कप्तान मुश्फिकुर रहीम 81 रन पर खेल रहे थे। दूसरी छोर पर मेहदी हसन 51 रन बनाकर डटे हैं। दोनों ने 7वें विकेट के लिए नाबाद 87 रन जोड़े हैं। मेहमान टीम ने 235 रनों पर ही 6 विकेट खो दिए थे। शकीब हसन 82 रन बनाकर आउट हुए। तेज गेंदबाज उमेश यादव को 2 विकेट
जबकि ईशांत शर्मा को 1 विकेट मिला। अश्विन और जडेजा ने भी 1-1 विकेट हासिल किए। शुक्रवार को भारत ने अपनी पहली पारी 6 विकेट के नुकसान पर 687 रन बनाकर घोषित कर दी थी। इसमें कोहली का दोहरा शतक शामिल है, साथ ही मुरली विजय और साहा के शतक भी। अल्पसंख्यक समुदाय के कलाकारों को अपना फन दिखाने का मंच हुनर हाट दिल्ली में आज से शुरू हो गया। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने इसका उद्घाटन किया। हाट दिल्ली के कनॉट प्लेस में 11 से 26 फरवरी तक चलेगा। ये है राजधानी दिल्ली में लगा हुनर हाट, जहां देश भर से आए शिल्पकारों और दस्तकारों का सालाना जमावड़ा लगा है। यहाँ विभिन्न राज्यों के हस्तशिल्पियों के हुनर देखने के साथ ही लजीज व्यंजनों को चखने का मौका मिल रहा है। मेले का शुभारंभ करने पहुंचे केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने यहाँ का लुत्फ लिया। इस बार ये हुनर हाट आज यानी 11 फरवरी से लेकर के और 26 फरवरी तक चलेगा, जिसमें कि देश भर के कला के, शिल्प के वो अद्भुत तमाम नमूने दिखाई पड़ेंगे, वो अद्भुत काम दिखाई पड़ेंगे जो कि कहीं ना कहीं लुप्त हो गए थे। दिल्ली के कनॉट प्लेस में लगे इस हुनर हाट में 130 स्टॉल लगाए गए हैं। यहाँ देश के अलग अलग हिस्सों की कलाकृतियाँ और उत्पाद खरीदे जा सकते हैं। बेनिफिट यह है कि वो डायरेक्ट बेचता है, उसको बीच में किसी की जरूरत नहीं पड़ती है, वो खुद बनाता है और मतलब इतनी प्रोडक्शन नहीं होती कि वो सारा माल अपने से ही लाए, मगर जितना उसका अपना होता है, एक तो वो भी बेचता है और दूसरे का भी लाता है तो वो भी बेचता है। ये सबसे बड़ा फायदा है कि ये डायरेक्ट है। जो हमारा प्रोडक्ट बनता है श्रीनगर में, वहाँ टूरिज्म उस कदर नहीं है, यू नो, तो 21 साल से है हम गुजरते हैं वहाँ से, तो यहाँ सिर्फ वो ये होता है, वो जो प्रोडक्ट वहाँ बनता है वहाँ यहाँ बेचते हैं। सरकार आने वाले समय में विभिन्न राज्यों में हुनर हब स्थापित करने की योजना बना रही है। यहाँ अल्पसंख्यक समुदाय के कलाकारों और शिल्पकारों को अपनी कला के प्रदर्शन और उत्पादों को बेचने का मौका मिलेगा। नवविक्रम सिंह, राज्यसभा दिल्ली। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।